बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फिजियो का हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट टाइम जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने हीमोग्लोबिन का जो है ना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। तो उस दिन दो ही मैंने उसको मतलब एक दो उसके फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किए थे, तो उसके बाद नेट का इशू हो गया था। आज हम ना दोबारा से ही हीमोग्लोबिन से स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन जिसको हम एचबी कहते हैं, पहले भी ऊपर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एचबी इज आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो रेड कलर का मैटर होता है बेसिकली वो क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है और इसके अंदर आयरन होती है। इट इज रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंटेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। ये रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है और इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग यानी कि इसकी ऑक्सीजन उठानी होती है। बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है ना वो आयरन कंटेनिंग जो है ना कलरिंग मैटर होता है जो कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स से हमारे बॉडी के तमाम पार्ट की तरफ लेके जाता है ब्लड के अंदर, और ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को लेके जाता है। हीमोग्लोबिन अब जो है उसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक उसमें हीम होती है जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसमें आयरन होता है, और सेकेंड होती है ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर 4% हीम पार्ट होता है, हीम नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, आयरन कंटेनिंग सबस्टेंस इसके अंदर यानी कि आयरन होता है, प्रोटीन नहीं होती। जबकि जो सेकंड पार्ट होता है 96% वो ग्लोबिन होती है, उस प्रोटीन्स होती है। यानी कि 4% हीम पार्ट होता है और 96% जो है ना वो ग्लोबिन का पार्ट होता है। दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बना देते हैं जो कि एक आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर होता है आरबीसी का। और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग जो है ना बेसिकली पिगमेंटेड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन कह दे आरबीसी के अंदर होती है, जो कि ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन को भी कैरी करती है और बॉडी के तमाम जो है ना पार्ट की तरफ उसको सर्कुलेट करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ एचबी। एचबी की वैल्यू जो होती है वो अगर मेल फीमेल में देखें तो दोनों में चेंज होती हैं, और उसके बाद न्यू बॉर्न्स होते हैं उसके अंदर भी तो उसकी वैल्यूज चेंज होती है। मेल्स की जो एक नॉर्मल वैल्यू होती है एचबी की किसी भी जो है ना हेल्दी पर्सन के अंदर वो 14 से 16 ग्राम पर 100 ml होती है। जबकि फीमेल की जो होती है वो होती है 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। और जो न्यू बॉर्न होते हैं छोटे फेटस बेबी होते हैं उनकी जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 23 ग्राम पर 100 ml। एनी कंडीशन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द आरबीसी काउंट विल इफेक्ट द एचबी कंसंट्रेशन। ऊपर हमने आरबीसी के जो है ना टॉपिक में पढ़ा था कि जो आरबीसी जब हम काउंट करते हैं तो वो मतलब अर्ली मॉर्निंग के अंदर उनकी कम होती है कंसंट्रेशन, जबकि नाइट में या इवनिंग में उससे ज्यादा हो जाती है। इस तरह आफ्टर मील भी उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। यानी कि वो तमाम कंडीशन जिसमें आरबीसी की जो काउंट्स होते हैं, जो आरबीसी हम काउंट कर रहे होते हैं वो कम या ज्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना एचबी की कंसंट्रेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है फैक्टर नेसेसरी फॉर एचबी सिंथेसिस, यानी कि हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन से फैक्टर जरूरी होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन्स, ठीक है, उसके बाद मेटल्स, उसके बाद विटामिन। प्रोटीन्स जो है ना हम देखते हैं कौन सी प्रोटीन्स जो है ना लाजमी होती हैं एचबी को ये जो है ना सिंथेसिस के अंदर। तो सबसे पहले प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन। हमने देखा था कि हेमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक हीम और दूसरा होता है प्रोटीन्स पार्ट जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन्स होती है। तो प्रोटीन्स जो है ना वो उस प्रोटीन्स पार्ट जिसको ग्लोबिन पार्ट कहते हैं उसको बनाने के लिए जरूरी होती है। जबकि जो दूसरा होता है मेटल्स। अब आयरन की होती है Fe, जिसका आयरन है इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन। और अब हेमोग्लोबिन का जो सेकंड पार्ट होता है जिसे हम हीम कहते हैं, नॉन प्रोटीन जो बेसिकली पार्ट्स होता है, तो उसके लिए जो है ना मेटल आयरन होती है उसकी जरूरत होती है। तीसरी चीज होती है विटामिन। विटामिन B12 और विटामिन सी जो होते हैं आर नेसेसरी फॉर हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए दो तरह के विटामिन चाहिए होते हैं, एक विटामिन B12 और उसके बाद जो है ना विटामिन सी। फंक्शन ऑफ एचबी, हीमोग्लोबिन के क्या फंक्शन होते हैं। द फंक्शन ऑफ द एचबी इज टू कैरी रिस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस होती हैं उसमें रेस्पिरेटरी गैसेस सांस लेने के जो हमारी जरूरी होती है ऑक्सीजन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इन तमाम को कैरी करती है एचबी। इनको जो जैसे ऑक्सीजन वगैरह ऑक्सीजनेटेड जो होती हैं उनको हमारे जो है ना लंग से बॉडी के दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाती हैं, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एग्जॉस्ट हो चुकी होती है उसको जो है ना बॉडी के दूसरे पार्ट से वापस लंग्स की तरफ लेके जाती है ताकि वो बॉडी से बाहर मूव आउट कर सके। इट ऑल्सो एक्ट एज ए बफर। एचबी जो है ना वो बफर के तौर पर भी काम कर सकती है। उसके बाद एसिड बेस बफर के तौर पर जब काम करेगी तो जाहिर सी बात है एसिड बेस के बैलेंस को जो है ना
वो एक मेंटेन रखने के लिए यूज होती है। हमारी बॉडी के अंदर अगर एसिड बेस का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है तो एचबी का एक काम होता है कि वो एज ए बफर एक्ट करती है और एसिड बेस को बैलेंस में रखती है। डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ बाइल, स्टूल, यूरिन आर फॉर्मेड फ्रॉम द एचबी। अब जो हीमोग्लोबिन से मुख्तलिफ पिगमेंट बनते हैं जिसके अंदर बाइल्स आ जाते हैं, उसके बाद स्टूल्स और यूरिन वगैरह, ये सारे मुख्तलिफ पिगमेंट जो है ना एचबी से बनते हैं। इनकी इनके बनने में भी एचबी का एक फंक्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर है कि व्हाइट ब्लड सेल्स। पहले हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़ा था। रेड ब्लड सेल्स का हमने एक पार्ट पढ़ा था एचबी, जिनके हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है। आज हम नया टॉपिक अपना देखते हैं जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी आर कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। अब ये क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के थे और जो है ना ए न्यूक्लिएटेड थे, इनके उनमें न्यूक्लियस नहीं था सिवाय एक मैमल के, जो हमने कैमल पढ़ा था, उसके अंदर जो है ना न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, जबकि बाकी किसी के में ह्यूमंस में या किसी भी एनिमल्स के अंदर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। दीज आर लार्ज इन साइज एंड लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू आरबीसी। अगर हम आरबीसी से इनका कंपेयर करते हैं तो इनका साइज क्या होता है, लार्ज होते हैं, एंड लेस इन नंबर, और इनका नंबर कम होता है। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉरेन कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं डिजीज के लिए, जो वायरस जो होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह, इन तमाम के अगेंस्ट हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे डिफेंस सिस्टम में अहम होते हैं, ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कुव्वत मुदाफ़त सिस्टम होता है उसके अंदर जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हमारी बॉडी की अगेंस्ट पैथोजन, जो चाहे फॉरेन पैथोजन हो या हमारी बॉडी के अपने अंदर भी अगर कोई पैथोजन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो मतलब किसी वजह से वहां पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो उन तमाम के अगेंस्ट हमारी बॉडी के जो प्रोटेक्शन करते हैं वो आरबीसीज होते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की क्या खसूसियात हैं? एक इसमें होता है कि लार्ज इन साइज। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की के से इनका कंपेयर करें इनको, तो ये लार्ज होते हैं इन साइज के अंदर, इरेगुलर इन शेप, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, न्यूक्लिएटेड होते हैं, मैनी टाइप्स होते हैं इनकी, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्टर होता है। जबकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, जबकि इनका लाइफ स्पैन जो होती है वो शॉर्टर होता है। मोबाइल यूनिट ऑफ बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम, बॉडी का जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, उसके में जो जो प्रोटेक्शन करने के लिए सबसे मोबाइल यूनिट्स होते हैं वो डब्ल्यूबीसीज होते हैं। जैसे ही कोई हमारी बॉडी में पैथोजन वगैरह इंटर होता है या बॉडी के अंदर अपना पैथोजन एक्टिवेट होता है, तो फौरन ही ये रेड डब्ल्यूबीसी जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं उसके अगेंस्ट और उसको किल कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे की काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स को किस तरह काउंट करते हैं? एवरेज जो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन द बॉडी, किसी भी जो है ना एक नॉर्मल इंसान की बॉडी के अंदर जो एवरेज डब्ल्यूबीसी मौजूद होते हैं वो होते हैं 7000 पर मिली क्यूबिक मीटर। ठीक है, उसके बाद इनकी रेंज जो होती है वो एक नॉर्मल जो इंसान के अंदर जो है ना वो होते हैं 7000, जबकि इनकी अगर रेंज की बात करें तो 4000 लेके 11000 तक इनकी रेंज होती है, इस रेंज में फॉल करते हैं। और नॉर्मल इंसान के अंदर अगर एवरेज हम लोग करें तो वो 7000 होते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक इनके अंदर होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, एक इनका जो ग्रुप होता है उनको हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, उसमें न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। उसके बाद एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। उसके बाद दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट्स होता है जो सेकंड ग्रुप होता है, उसके अंदर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। हम फर्स्ट ग्रुप देखते हैं कि वो कौन सा है जिसके अंदर होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। उसके नेम से शो है कि इसके अंदर जो होते हैं ग्रेन्स मौजूद होते हैं। सम ऑफ द डब्ल्यूबीसी हैव ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। दीज आर डेवलपिंग फ्रॉम रेड बोन मैरो। अब ये जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो ये डब्ल्यूबीसी के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से बनते हैं। वी कैन सी ग्रेन्यूल इजीली इन द साइटोप्लाज्म और
WBC। अगर हम व्हाइट ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म को देखें तो वहां पे हम इजीली उन तमाम ग्रेन्यूल्स को देख सकते हैं। अब उसके अंदर जो हमने पढ़ा था उसमें 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, उसके बाद है सैनोफिल्स और उसके बाद है बेसोफिल। पहले हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस, ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारी WBC के अंदर, वो उसकी फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करते हैं। दे इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे ही इंटर होता है तो जो इम्यून सिस्टम के WBC के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, वो फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करते हैं, फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाते हैं, इनगल्फ और डिस्ट्रॉय कर देते हैं उन फॉरेन पार्टिकल्स को, वो जो पैथोजेंस वगैरह जो पार्टिकल बाहर से आता है। दे डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय देयर एंजाइम। उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर आता है या पहले से मौजूद होता है या बाहर से आता है, जो भी होता है उसको अपने एंजाइम के थ्रू फौरी तौर पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे सेक्रेट प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जिनको हम PAF कहते हैं। प्लेटलेट PAF क्या होता है कि प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है, ये वो सिक्रेट कराते हैं। इनका काम, ये इनसे क्या चीज प्रोड्यूस होती है, इनकी जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये PAF, जिनको प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर कहते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, ये वो सिक्रेट करते हैं। उसके बाद है असिनोफिल्स। दे एक्ट अगेंस्ट पैरासाइट्स। अब जो असिनोफिल्स होते हैं ना, ये जो पैरासाइट्स होते हैं, चाहे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं या बाहर से कोई पैरासाइट जाते हैं, उनके अगेंस्ट जो है ना ये अपना एक्शन शो करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, इनका अब ये इनका क्या काम होता है एसिनोफिल्स का, जो भी पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ये उनको डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और उनको जो है ना टॉक्सिन्स वगैरह को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, वही इनकी उनकी मेटाबॉलिज्म वगैरह करते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं नॉर्मल सेल्स वगैरह से, तो उनको एंड रिमूवल ऑफ द फॉरेन प्रोटीन्स, और जो भी वहां पे बाहर वाली प्रोटीन्स वगैरह आती हैं उनको रिमूव करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जो सैनोफिल्स होते हैं। उसके बाद तीसरी हमारे पास आ जाती है बेसोफिल्स। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस एंड एलर्जी। अब हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस होता है, यानी कि अगर कोई जख्म वगैरह हो जाता है, कट लगता है, तो वहां से जो है ना, या कोई जख्म हो जाता है तो उसको हीलिंग प्रोसेस होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो उस हीलिंग प्रोसेस में बेसोफिल्स का एक रोल होता है। उसके अलावा जो एलर्जी हो जाती है किसी भी एलर्जन की वजह से, ठीक है, कोई भी एलर्जन जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है हमारी फूड वगैरह के थ्रू या हमारी स्किन कांटेक्ट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उस तमाम की उन तमाम को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स के पार्ट्स, वो बेसोफिल्स होते हैं। बेसोफिल्स क्या करते हैं कि वो पहचानते हैं उस एलर्जन के एंटीजन को जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, और उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर जो है ना वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। वो एंटीबॉडीज होती हैं वो फौरी तौर पर एंटीजन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देती हैं और उसके बाद बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर देती है। उसके बाद सेकंड जो ग्रुप है वो हमारे पास है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। देयर आर नो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ दिस टाइप ऑफ WBC। अब ये जो उनके नाम से शो है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, यानी कि साइटोप्लाज्म WBC की वो टाइप जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं मौजूद होते। दे डेवलप फ्रॉम lymphoid टिश्यूज। अब जब हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो से बनते हैं, जबकि जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो lymphoid टिश्यू जो होते हैं, जो लंबे फ्लोर होते हैं उनके जो टिश्यू होते हैं, उनसे वो जो है ना प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद इनकी दो टाइप्स हैं, एक होती है मोनोसाइट्स, दूसरे हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब जो मोनोसाइट्स होते हैं इनका क्या काम होता है, दे सेक्रेट प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जिनको हम PAF कहते हैं। जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो प्लेटलेट एक्टिवेट कर देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में जिनका काम होता है, तो वो सेक्रेट करते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद है लिम्फोसाइट्स। दीज सेल्स डेवलप द सेलुलर इम्यूनिटी एंड हार्मोनल इम्यूनिटी। अब जो भी सेल को की जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, और जो मुख्तलिफ हार्मोन्स वगैरह होती है उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो इन सेल से बनती है, लिम्फोसाइट्स से। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जो भी हार्मोनल और सेलुलर दोनों तरह की। ये आपको नजर आ रहे हैं डायग्राम के अंदर WBC। ठीक है, ये मोनोसाइट्स हैं, ये वाले आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये लिम्फोसाइट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाले एसिनोफिल्स। ठीक है, उसके बाद ये बेसोफिल्स हैं और ये न्यूट्रोफिल्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के क्या फंक्शंस होते हैं।
हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मेन फंक्शन होता है WBC का हमारी बॉडी के अंदर, वो डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, जिनके कुव्वत मदाफ जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें एज ए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है या बॉडी के अंदर अपना कोई टॉक्सिक पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, फौरी तौर पर उसके एंगेज जो है ना अपना एक्शन शो करते हैं और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो WBC क्या करते हैं कि एक प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। These cells protect the body from organisms or any foreign bodies either by destroying or inactivating them. अब वो कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ठीक है, फंगस वगैरह, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, उनको या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं अंदर अपने डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू, और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। However, in defense mechanism, each type of WBCs act in different way. अब जो है ना, हम अगर बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर WBC की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो हर एक की अपनी एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू वो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पहले हम देखते हैं कि फेगोसाइटोसिस, ठीक है, फेगोसाइटोसिस जैसा कि नाम से इनको शो है कि इनगल्फ कर देंगे बैक्टीरिया वगैरह को और उनको बॉडी से बाहर डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है साइटोसिस, जिनके सेल्स को जो ब्रेक डाउन कर देंगे, इंगल्फ कर देते हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है, दो जो WBCs एक न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो इनगल्फ कर देते हैं, नीचे निगल जाते हैं, निगल कर या उनको किल कर देते हैं एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया को, वायरसेस एंड फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह को, तो हम इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। सेकेंड है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। अब कुछ जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, खासतौर पर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। दे डेवलप द इम्यूनिटी। अब कैसे प्रोवाइड करते हैं, कोई भी फॉरेन एंटीजन जो बाहर से आता है, जो कोई वायरस या बैक्टीरिया वगैरह का हमारी बॉडी के अंदर, तो लिम्फोसाइट फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाते हैं और एंटीबॉडी बना देते हैं उस एंटीजन के एंगेज, और एंटीबॉडी और एंटीजन के दोनों के रिएक्शंस होते हैं और जो भी, और इसके बाद इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से वो एंटीजन को किल करके बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद है फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन। lymphocytes may converted into fibroblast at the site of inflammation, helping in the process of repairing. अब जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, फाइबर जिनके बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो नए टिश्यू बना रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब जो कुछ ये करते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जैसे अब इनको इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो इन्फ्लेमेशन से बाद में जब हम जो है ना मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो वो रिकवर हो जाती है। वो कैसे होती है, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बेसिकली जो डिफेंस सिस्टम में होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं जो नए टिश्यू बनाने के लिए यूज होते हैं एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन की साइड के ऊपर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट में तब्दील हो जाएंगे, और फाइब्रोब्लास्ट जो होती हैं वो रिपेयरिंग प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन से दोबारा उसको ठीक करने में और वहां पे नए टिश्यू बनाने में हेल्प आउट करेंगे फाइब्रोब्लास्ट। उसके बाद सिक्रेशन ऑफ हेपरिन। बेसोफिल्स सेक्रेट हेपरिन विच प्रिवेंट इंट्रासेलुलर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। आपको अब पता है जो हमारे पास हेपरिन होती है वो होती है थिनिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसको रोक देता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी वेसल्स के अंदर अगर किसी वजह से ब्लड का क्लॉट बन जाता है, तो वहां से क्लॉट की वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड का फ्लो नहीं होता, तो मुख्तलिफ डिजीज हो जाती हैं। और इसीलिए जो बेसोफिल्स होते हैं वो हेपरिन सिक्रेट कर रहे होते हैं। हेपरिन हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस हो रही होती है, वो बेसोफिल सेल्स उनको सिक्रेट कर रही होती हैं। तो कोई जैसे ही कोई क्लॉट वगैरह आके हमारी वीन्स के अंदर जो है ना जमा हो जाता है, या ब्लड वहां पे कोई क्लॉट बन देता है, तो उसके फौरी तौर पर उसको हमारी वेसल्स के अंदर जो है ना, जो उस क्लॉट को फौरी तौर पर वो रोक देते हैं, ठीक है। ये WBC का भी हमारा टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। इसको मैं इधर ही क्लोज कर रही हूँ। आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, एक हमने HB पढ़ा था, इनके हेमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर उनकी नॉर्मल उनकी कितनी कंसेंट्रेशन वगैरह होती है, ये सारा हमने पढ़ा था। तो कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्लेटलेट्स। इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ।